सुबह का सिर अपने सीने में रखकर सिर्फ कुछ देर तक बिल्कुल खामोश पड़ा रहा। उसके बालों से आती हल्की सी खुशबू वो जाने क्यों बार बार महसूस कर रहा था, जैसे उस पल को अपने अंदर कहीं कैद कर लेना चाहता हो। कमरे में चारों तरफ गहरी खामोशी थी। बस कभी कभी बाहर से आती हवा की हल्की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ जाती थी। सबकी नजरें कुछ देर तक सिवी के मासूम चेहरे पर टिकी रही, जो बिल्कुल बेफिक्र होकर उसके ऊपर सो रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों पर भी नींद हावी होने लगी और पता नहीं चला कब वो उसी तरह सिवी को अपने सीने से लगाए हुए सो गया। सुबह करीब 4 बजे अचानक उसके फोन की रिंग से उस गहरी खामोशी ने तोड़ दिया। सिव की नींद एक झटके में खुली और उसने तुरंत अपना फोन हाथ बढ़ाकर उठा लिया। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसने बिना देर किए फोन को साइलेंट कर दिया, क्योंकि सिवी अभी भी किसी छोटे बच्चे की तरह उसके ऊपर चैन से सो रही थी। उसकी नींद जरा भी खराब ना हो इसका ख्याल रखते हुए सिव ने एक पल के लिए उसे देखा। उसके चेहरे पर नींद की मासूमियत थी और बाल थोड़े से उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। सिव के होठों पर हल्की सी मुस्कान और आई और उसने झुककर उसके सिर पर एक छोटी सी किस की। कुछ सेकंड तक वो उसे यूं ही देखता रहा, फिर बहुत संभल कर उसके नीचे से खुद को अलग किया और बालकनी की तरफ चला गया। उसके कदम इतने धीमे थे कि सीवी की नींद तक नहीं टूटी और वो उसी तरह बेखबर सोती रही। उधर तब तक बाहर का पूरा माहौल बदल चुका था। शिप के लोगों ने बाहर खड़े पुराने गार्ड्स को हटाकर अपनी जगह अपने आदमियों को लगा दिया था। जैसे ही सिर्फ बाहर आया, वहां मौजूद उसके सारे आदमी तुरंत सीधे खड़े हो गए और उसके सामने सिर झुका दिया, लेकिन शिव ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था और उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे इस वक्त उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। वो सीधे बाहर की तरफ बढ़ गया, जहां पहले से ही बहुत सारी गाड़ियों का लंबा काफिला खड़ा था। काफिले में खड़ी गाड़ियों की हेडलाइट्स की हल्की रोशनी आसपास के अंधेरे को चीर रही थी और वहां खड़े गार्ड्स पूरी तरह सतर्क नजर आ रहे थे। सिर्फ के पास पहुंचते ही एक गार्ड आगे बढ़ा और तुरंत उसकी गाड़ी का पिछला वाला गेट खोल दिया। सिर्फ बिना कुछ कहे अंदर जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही गार्ड ने गेट बंद किया और अगले ही पल काफिले की सारी गाड़ियां एक साथ वहां से निकल पड़ी। सड़क पर एक के बाद एक गाड़ियां आगे बढ़ती चली गई, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ साफ हो गया कि ये काफिला प्रताप मैंशन की तरफ नहीं जा रहा था। सारी गाड़ियां एक दूसरे ही डायरेक्शन में मुड़ गई थी और आखिरकार एक फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ प्रताप मैंशन में गहरी नींद में सो रहे सूर्य के फोन की घंटी अचानक बज उठी थी। लगातार बजती रिंग से उसकी नींद खुली और उसने उन्नीदी आंखों से फोन उठाकर कॉल रिसीव कर ली। कॉल उठते ही दूसरी तरफ से एक आदमी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। सर, ब्लैक ड्रैगन ने हमारे आदमी को पकड़ लिया है। इतना सुनते ही सूर्य की बची खुची नींद भी एक पल में गायब हो गई। उसकी आंखें शौक से पूरी तरह खुल गई और वो बिस्तर पर सीधा होकर बैठ गया। कुछ सेकंड तक जैसे उसे अपनी कानों पर तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने बिना अपनी आवाज पर काबू रखे चिल्लाते हुए कहा, लेकिन तुम लोगों ने ये होने कैसे दिया? कमरे की खामोशी उसकी तेज आवाज से पूरी तरह टूट गई थी। दूसरी तरफ से शायद कोई सफाई देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूर्य ने उसकी एक नहीं सुनी। उसका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था और उसकी मुट्ठियां अपने आप कस गई थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, एक काम करो, वो अपना कोई काम कर लो। वो हमारे बारे में कुछ बोले उससे पहले उसे यमराज के दर्शन करा दो। उसकी आवाज में साफ धमकी और गुस्सा था। इतना कहने के बाद उसने दूसरी तरफ की कोई भी बात सुने बिना ही फोन काट दिया। फोन उसके हाथ में कुछ पल तक वैसे ही रहा और सूर्य की आंखों में अब नींद का नाम तक नहीं था। उसमें सिर्फ गुस्सा और आगे आने वाले खतरे की चिंता साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब उस आदमी ने देखा कि कॉल कट चुकी है, तो उसने कुछ सेकंड तक फोन को अपने हाथ में ही देखा, फिर हल्के से सिर हिलाते हुए खुद से बड़बड़ाने लगा, अरे बॉस को देखकर कोई बोल सकता है कि वो 9 साल के बच्चे हैं? उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी। वो कुछ पल रुका, फिर जैसे अपने ही ख्यालों में खोते हुए बोला, 9 साल का बच्चा कितना क्यूट सा प्यारा सा होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह है। किसी को मारने से 1 सेकंड भी नहीं लगाते हैं।
इतना कहते ही उसने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से बताया, और नहीं तो दोनों को एक ही लड़की पसंद आ गई है। उसके चेहरे पर अब हैरानी के साथ थोड़ी चिंता भी साफ दिखाई देने लगी थी। उसने कुछ पल तक चुप रहकर आसमान की तरफ देखा और फिर बेचारगी से बोला, पता नहीं उस बेचारी बच्ची का क्या कसूर था। हे भगवान, उस बच्ची को सही सलामत रखना। इतना कहकर उसने फोन को जेब में रखा और वहां से चला गया। लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी उस लड़की को लेकर चिंता के भाव थे। वहीं दूसरी तरफ शिव की गाड़ी तेज रफ्तार में फैक्ट्री के पास आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही उसके आसपास खड़े कई आदमी तुरंत सतर्क हो गए। फैक्ट्री के बाहर पहले से ही शिव के बहुत सारे आदमी मौजूद थे और जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला और शिव बाहर निकला, उन सभी ने एक साथ अपना सिर झुका लिया। रात की खामोशी में कुछ पल के लिए सिर्फ गाड़ियों के इंजन की आवाज और उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन शिव ने हमेशा की तरह किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था और उसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी कि आसपास खड़े लोग खुद ब खुद उससे नजर मिलाने से बचने लगे थे। शिव फैक्ट्री के अंदर जाने लगा। उसके साथ उसका असिस्टेंट भी था और वो कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट था। रॉबर्ट भी बिना कोई सवाल किए उसके पीछे पीछे चल रहा था। दोनों जैसे ही अंदर पहुंचे, वहाँ का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। अंदर हल्की सी रोशनी थी और चारों तरफ एक भारी खामोशी पसरी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक आदमी कुर्सी पर बांध कर रखा गया था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। शिव के अंदर कदम रखते ही रॉबर्ट बिना समय गवाए उस आदमी के पास पहुंचा और उसके मुंह पर लगी पट्टी हटाकर उसका चेहरा ऊपर कर दिया। उस आदमी की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे बुरी तरह मारा गया था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, होठ के पास से खून सूख कर जम गया था और उसकी आंखें इतनी बुरी तरह चोटिल थी कि वो ठीक से सामने देख भी नहीं पा रहा था। फिर भी जैसे ही उसकी धुंधली नजरें सिर पर पड़ी, उसके अंदर की बची हुई सारी हिम्मत जैसे एक जगह इकट्ठी हो गई हो। उसने दर्द के बावजूद अपना सर उठाने की कोशिश की और हकलाते हुए बोला, तो तुम लोग चाहे जो भी कर लो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसके शब्दों में अभी भी जिद साफ सुनाई दे रही थी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई थी। शिव उसे बिना कुछ बोले देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भी गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी जो उस आदमी के लिए शायद उसके गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक थी। अगले ही पल शिव के होठों का एक कोना हल्का सा ऊपर उठा और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी बेहद खतरनाक मुस्कान आ गई। उसकी आंखों की ठंडक और मुस्कान को देखकर कमरे का माहौल जैसे और भी ज्यादा भारी हो गया था। शिव की नजरें उस आदमी के चेहरे पर ही टिकी रहीं। उसके चेहरे पर अब भी वही टेढ़ी सी खतरनाक मुस्कान थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आया और बिल्कुल शांत आवाज में बोला, तुझे क्या लगा? मैं यहाँ तुझसे पूछूंगा कि तूने ये सब क्यों किया, किसके कहने पर किया? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन उसकी बेरुखी ही इतनी खतरनाक थी कि सामने बैठे आदमी की सांसें तेज हो गईं। शिव ने एक पल के लिए उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हल्की सी हंसी के साथ बोला, ब्लैक ड्रैगन कभी किसी को बोलने का मौका नहीं देता, लेकिन फिर भी तूने तो इतना बोल लिया। उसने अपनी नजरें उसकी आंखों पर टिकाईं और बेहद ठंडे लहजे में कहा, तेरे लिए इतना ही बहुत है। इतना कहते ही शिव ने बिना किसी जल्दबाजी के अपनी गन निकाली। गन की हल्की सी आवाज कमरे की खामोशी में साफ सुनाई दी। उसे देखते ही उस आदमी की आंखें डर से फैल गईं। अभी कुछ पल पहले तक जो आदमी किसी भी हालत में कुछ न बताने की बात कर रहा था, उसकी सारी हिम्मत एक झटके में टूट गई। उसने घबराकर शिव की तरफ देखा और जैसे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिव ने एक सेकंड की भी देरी नहीं की। उसकी उंगली ट्रिगर पर गई और अगले ही पल गोली चलने की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। सामने बैठे आदमी के सीने में गोली लगी और उसका शरीर एक झटके से पीछे की तरफ हिला। उसकी आंखों में मौजूद डर वहीं जमकर रह गया और कुछ ही सेकंड में उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। वो उसी कुर्सी पर बेजान होकर झूल गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया।
शिव के चेहरे पर उस गोली की आवाज का जरा भी असर नहीं हुआ। उसने अपनी गन को नीचे किया, एक आखिरी नजर उस आदमी पर डाली और फिर बिना कुछ कहे मुड़ गया। रॉबर्ट भी उसके पीछे चल पड़ा। दोनों फैक्ट्री से बाहर निकल गए, जबकि अंदर पीछे छूटी खामोशी उस पूरी घटना की गवाही दे रही थी। शिव को पहले से ही पता था कि ये सब सूर्य की चाल थी और वो इसकी सच्चाई पहले ही पता कर चुका था। इसलिए उसके लिए उस आदमी से किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। जो जानना था वो पहले ही जान चुका था। वहां से निकलकर शिव सीधा प्रताप मेंशन पहुंचा। तब तक सुबह के 5 बज चुके थे और हवेली में भी धीरे धीरे हलचल शुरू हो चुकी थी। रंजीत जी और रघुवेंद्र जी भी उठ चुके थे और घर की सारी औरतें भी अपने अपने काम में लग चुकी थी। जैसे ही शिव अंदर आया, उसकी नजर सामने बैठे सूर्य पर पड़ी। सूर्य पहले से ही वहां बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन शिव ने उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। वो बिल्कुल सामान्य कदमों से वहां से आगे बढ़ा और सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। रंजीत जी और रघुवेंद्र जी की नजर भी शिव पर पड़ी थी। दोनों ने उसे आते हुए देखा, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता और आंखों की ठंडक देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोककर कुछ पूछे। शिव बिना किसी की तरफ देखे अपने कमरे में चला गया और दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। दूसरी तरफ सूर्य पहले ही बेहद गुस्से में था। उसके मन में शायद यही चल रहा था कि रंजीत जी या रघुवेंद्र जी शिव को जरूर कुछ कहेंगे, शायद उससे सवाल करेंगे। लेकिन जब दोनों में से किसी ने भी शिव से कुछ नहीं कहा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ उभर आई। वो अचानक अपनी जगह से उठा और गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला गया। सूर्य को इस तरह उठकर गुस्से में जाते देख रंजीत जी और रघुवेंद्र जी कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रह गए। दोनों के चेहरों पर उलझन साफ थी, लेकिन उस वक्त किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सूर्य अचानक इतना गुस्सा होकर क्यों चला गया। प्रताप मेंशन में अब धीरे धीरे सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। घर की सभी लड़कियां भी उठ चुकी थी। भले ही वो अभी छोटी थी, लेकिन घर में नौकर चाकर होने के बावजूद उन्हें छोटे मोटे काम सीखने पड़ते थे। उन्हें रसोई में जाकर खाना बनाना देखना, घर के काम समझना और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों की आदत डालना सिखाया जाता था। घर के बड़े लोगों का मानना था कि आगे चलकर जब इन लड़कियों की शादी होगी और वो दूसरे घर जाएंगी, तो उन्हें वहां किसी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हालांकि उन बच्चियों को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। सुबह सुबह पढ़ाई के बजाय काम सीखने के लिए बुलाया जाना उन्हें अक्सर परेशान कर देता था और कई बार वो मन ही मन इस बात से नाराज भी होती थी, लेकिन घर के बड़े लोगों के सामने बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। साथ ही उनकी पढ़ाई के लिए एक टीचर भी रोज घर आया करती थी, ताकि बच्चियों को स्कूल भेजने की जरूरत न पड़े और घर पर ही उनकी पढ़ाई हो सके। प्रताप मेंशन के लोगों की सोच भी अपने समय की पुरानी सोच में बंधी हुई थी। औरतों से लेकर मर्दों तक ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि लड़कियां पढ़ लिख कर आखिर करेंगी ही क्या, उन्हें तो शादी के बाद दूसरे घर ही जाना है। इसी वजह से उनकी पढ़ाई को लेकर भी बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई जाती थी और टीचर को घर पर ही बुला लिया जाता था। आने वाली टीचर भी एक लड़की ही थी, जो रोज बच्चियों को पढ़ाने आती थी। घर के बड़े भले ही इसे सही समझते हों, लेकिन ध्रुव को ये सब हमेशा थोड़ा गलत लगता था। वो अभी खुद बहुत छोटा था और इतना समझदार भी नहीं था कि घर वालों के सामने खड़े होकर इस सोच का विरोध कर सके। इसलिए वो बस चुपचाप सब देखता रहता था। कई बार उसकी नजर उन बच्चियों पर चली जाती, जिनके चेहरों से साफ पता चलता था कि उन्हें ये सब पसंद नहीं है,
लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता था। उसके मन में सवाल तो उठते थे, मगर उम्र छोटी होने की वजह से वो उन सवालों को शब्द नहीं दे पाता था। अब चलते हैं कहानी की तरफ। वहीं दूसरी तरफ सिया के घर में भी सुबह हो चुकी थी और घर के बाकी लोग उठ चुके थे। सुबह के करीब 6 बज रहे थे जब शालिनी जी ने सिया को भी स्कूल जाने के लिए उठाया। उसकी बस 7 बजे तक आ जाती थी, इसलिए उसे समय से तैयार करना जरूरी था। शालिनी जी ने उसके पास बैठकर प्यार से उसे उठाया, लेकिन जैसे ही सिया ने आंखें खोली, उसके चेहरे पर नींद के साथ साथ दर्द के भाव भी साफ दिखाई दिए। उसने करवट बदलने की कोशिश की, मगर कमर में उठे दर्द की वजह से उसके चेहरे पर शिकन आ गई। शालिनी जी ने तुरंत उसकी तरफ देखा तो सिया धीमी आवाज में बोली, मम्मा, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनते ही शालिनी जी के चेहरे पर चिंता आ गई। वो तुरंत उसके पास बैठ गईं और परेशान होकर उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, क्या हुआ बच्चा? कहाँ दर्द हो रहा है आपको? मुझे बताओ। सिया ने कुछ कहे बिना अपनी कमर की तरफ इशारा किया और मासूमियत से बोली, मम्मा, यहाँ। दरअसल पूरी रात शिवी उसके साथ सोते हुए उसकी कमर को कसकर पकड़े रहा था। उसकी बाहों की वो टाइट पकड़ इतनी देर तक रही कि सुबह उठने पर शिवी की कमर में दर्द होने लगा था। उसे खुद भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि इतनी तेज दर्द क्यों हो रहा है, इसलिए वो बस मासूम सी शक्ल बनाकर अपनी माँ को दर्द वाली जगह दिखाती रही, जबकि शालिनी जी उसकी हालत देखकर लगातार परेशान हो रही थी। वहीं शिवी की हालत देखकर शालिनी जी ने तुरंत फैसला कर लिया कि आज वो उसे स्कूल नहीं जाने देंगी। उन्होंने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तुम स्कूल नहीं जाओगी बच्चा, आराम करो। शिवी भी दर्द की वजह से ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई और बस चुपचाप आंखें बंद कर ली। शालिनी जी ने उसकी कमर पर मेडिसिन लगाई। दवाई लगाते वक्त जब उनकी नजर उसकी लाल हुई कमर पर पड़ी तो उनके चेहरे पर चिंता और गहरी हो गई। वहां साफ दिखाई दे रहा था कि कमर पर काफी दबाव पड़ा था, लेकिन उन्हें इसकी असली वजह बिल्कुल भी पता नहीं थी। दवाई लगाने के बाद उन्होंने शिवी को आराम से ठीक तरह से सुलाया और उसके ऊपर चादर डाल दी। कुछ पल वो उसके पास बैठकर उसे देखती रही, फिर धीरे से कमरे से बाहर निकल गईं। उन्हें क्या पता था कि ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, बल्कि आने वाले दिनों में उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा ही बार बार होने वाला था। शालिनी जी नीचे आईं, तो वहां नरेंद्र जी और सीमा जी भी मौजूद थे। शालिनी जी के चेहरे पर अभी भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें देखते ही नरेंद्र जी ने तुरंत पूछा, शालिनी बेटा, शिवी उठी कि नहीं? उनकी आवाज सुनते ही शालिनी जी उनके पास आकर रुक गईं और उन्हें सारी बात बता दी। शिवी के कमर में दर्द होने और उसके लाल होने की बात सुनते ही नरेंद्र जी और सीमा जी दोनों के चेहरे पर परेशानी आ गई। नरेंद्र जी ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो गया? शालिनी जी ने भी परेशान होकर सिर हिलाया और बोली, मुझे भी समझ नहीं आ रहा पापा जी। रात तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, फिर उन्हें याद आया कि वो शिवी को दवाई लगाकर वापस सुला चुकी है, इसलिए उन्होंने तुरंत दोनों को शांत करते हुए कहा, आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए, मैंने उसकी कमर पर दवाई लगा दी है और उसे वापस सुला दिया है। अभी वो आराम कर रही है। उनकी बात सुनकर दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन चेहरे पर चिंता अभी भी बनी हुई थी। इसी दौरान पास खड़ी अंजलि जी ने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो खुद भी थोड़ा हैरान हुई और शालिनी जी के पास आकर पूछने लगी, लेकिन दीदी ऐसे अचानक से कैसे हुआ ये? शालिनी जी ने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर अब भी वही सवाल था जिसका जवाब उन्हें नहीं मिल रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा अंजलि।
अभी कल रात तक तो शिवी बिल्कुल ठीक थी और फिर उसके बेड पर भी कुछ नहीं था जो उसे हार्म कर सके। बोलते बोलते उनकी नजर फिर उसी दिशा में चली गई जहां शिवी सो रही थी। माँ होने के नाते उनके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अंजलि जी ने उन्हें इतना परेशान देखकर धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा और समझाते हुए बोली, दीदी आप इतना चिंता मत कीजिए। शायद वो रात में उल्टा सीधा होकर सो रही होगी, उसी वजह से कमर पर ज्यादा दबाव पड़ गया होगा। शालिनी जी कुछ पल चुप रहीं, फिर अंजलि जी की बात सोचकर धीरे से सिर हिला दिया। शायद उनके पास फिलहाल उस बात पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा कारण भी नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ प्रताप मेंशन में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। आराध्या हाथ में झाड़ू लिए फर्श साफ कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर काम करने की कोई खुशी नहीं थी। कुछ देर तक चुप रहने के बाद आखिर उसने सोनल की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, दीदी क्या हम ऐसे ही रहेंगे क्या हमेशा? हम दूसरी लड़कियों की तरह स्कूल नहीं जाएंगे? उनकी तरह मजे नहीं कर पाएंगे? उसकी आवाज में मासूमियत के साथ एक छोटी सी शिकायत भी थी। सोनल ने तुरंत उसकी तरफ देखा और उसे चुप कराते हुए बोली, आराध्या आपको पता है ना, शिव भाई ने सुन लिया तो वो कितना गुस्सा करेंगे। आराध्या ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी पीछे से साधना जी की आवाज सुनाई दी, क्या बातें कर रही हो तुम दोनों? दोनों लड़कियां एकदम से चुप हो गईं। साधना जी उनके पास आते हुए बोली, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आराध्या बेटा आप भी सोनल दीदी से सीखो, क्योंकि आप लोगों को भी शादी के बाद यही करना है। और वैसे भी आप लोगों की टीचर दीदी आती ही होंगी। उनकी बात में ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका जवाब लड़कियों को देना हो। वो बस अपनी बात कहकर वहां से चली गई। आराध्या का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने झाड़ू को थोड़ा जोर से जमीन पर चलाया और मुंह बनाकर सोनल की तरफ देखा। सोनल ने उसकी तरफ देखा तो हल्की सी मुस्कान के साथ उसे शांत कराने लगी, जैसे उसे समझा रही हो कि इस घर में इन बातों को लेकर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। दोनों ने बाकी काम जल्दी जल्दी खत्म किया और फिर बाकी सभी लड़कियों के साथ नहा धोकर तैयार होने चली गईं। थोड़ी देर बाद सारी लड़कियां उस कमरे में पहुंच गईं जो खास तौर पर उनकी पढ़ाई के लिए बनाया गया था। कमरे का दरवाजा बंद होते ही बाहर की आवाजें लगभग पूरी तरह गायब हो जाती थी। न बाहर की आवाज अंदर आ सकती थी और न अंदर की बातें बाहर जा सकती थी। कुछ ही देर में उनकी टीचर भी वहां पहुंच गई। वो काफी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी और जब भी इन बच्चियों को देखती उनके मन में एक अजीब सी कसक उठती थी। उन्हें साफ दिखाई देता था कि ये लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, दूसरी लड़कियों की तरह स्कूल जाना चाहती हैं, लेकिन उनके सामने घर की पुरानी सोच की दीवार खड़ी थी। कई बार उनके मन में आता कि वो प्रताप परिवार से इस बारे में बात करें, बच्चियों को स्कूल भेजने की बात समझाएं, लेकिन फिर वो खुद ही रुक जाती। वो जानती थी कि प्रताप परिवार के सामने अपनी बात रखना आसान नहीं था। इस घर के फैसलों पर सवाल उठाने की हिम्मत शायद ही कोई कर पाता था। इसलिए वो भी चुपचाप अपना काम करती और जितना संभव हो सके इन बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश करती। वहीं करीब 8 बजे अचिंत्य जी की आंख खुली। नींद से उठते ही उन्होंने हमेशा की तरह सबसे पहले शालिनी जी को आवाज दी। उन्हें सुबह उठने के बाद गर्म पानी पीने की आदत थी, इसलिए शालिनी जी पहले से ही उनके लिए गर्म पानी तैयार करके ले आईं। अचिंत्य जी ने पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी कमरे के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, मम्मी। मम्मी। शायद शिवी भी अब जाग चुकी थी।
उसकी आवाज सुनते ही अचिंत्य जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने शालिनी जी की तरफ देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे बेगम, आज चांद कहाँ से निकला है जो हमारी पुत्री स्कूल नहीं गई? शालिनी जी उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उन्हें सुबह की सारी बात याद आ गई। उन्होंने अचिंत्य जी को शिवी की कमर में हुए दर्द के बारे में सब कुछ बता दिया। बात सुनते ही उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और चिंता साफ दिखाई देने लगी। क्या हुआ हमारी बच्ची को? कहते हुए उन्होंने बिना एक पल गवाए उठने की कोशिश की और सीधे शिवी के कमरे की तरफ बढ़ गए। शालिनी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अचिंत्य जी के कदमों में अब पहले वाली सुस्ती बिल्कुल नहीं थी। अपनी बेटी की आवाज सुनते ही जैसे उनकी सारी नींद और थकान गायब हो चुकी थी। वहीं शिवी अभी अभी उठी थी। उसकी आंखें नींद से इतनी भारी थी कि ठीक से खुल भी नहीं रही थी और वो बार बार अपने छोटे छोटे हाथों से आंखें मल रही थी। तभी अचिंत्य जी उसके पास आकर बैठ गए और अचानक उसे अपनी तरफ खींचकर गोद में बैठा लिया। शिवी एकदम से घबरा गई और नींद भरी आंखों से उन्हें देखने लगी। फिर जब सामने अचिंत्य जी को देखा तो राहत की सांस लेते हुए बोली, पापा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। उसकी मासूम आवाज सुनकर अचिंत्य जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा, बेटा, आपको कहाँ दर्द हो रहा था? शिवी ने अपनी कमर की तरफ हल्का सा हाथ ले जाकर कहा, पापा, अब दर्द नहीं हो रहा। मम्मा ने दवाई लगा दी थी ना। उसकी बात सुनते ही अचिंत्य जी ने राहत की सांस ली। उन्होंने प्यार से उसके माथे पर किस किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। शिवी भी उनके गले लग गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने मुंह बनाकर कहा, पापा, आप सुबह सुबह रोमांटिक मत हुआ करो। उसकी बात सुनकर अचिंत्य जी हंस पड़े और प्यार से उसके गाल को हल्का सा काटते हुए बोले, बहुत बोलने लगी हो तुम। शिवी ने तुरंत अपना गाल सहलाया और मुंह फुलाकर बोली, मॉन्स्टर। अचिंत्य जी उसकी शक्ल देखकर हंसने लगे और दोनों बाप बेटी उसी तरह एक दूसरे से प्यार और नौक-झोंक करते रहे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कमरे के बाहर से कोई और भी इस पूरे पल को देख रहा था। शिव उस प्यारे से पल का एक एक हिस्सा अपनी नजरों के सामने देख रहा था और उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलते जा रहे थे। शिवी को किसी और के इतने करीब देखकर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और हाथों की मुट्ठियां अपने आप कस गईं। उसकी उंगलियों पर नसें तक उभर आईं। कुछ पल तक वो बिना पलक झपकाए टैब की स्क्रीन पर चल रहे उस दृश्य को देखता रहा। उसके जबड़े कस गए और आंखों में वही ठंडी, जिद्दी चमक आ गई। फिर उसने धीमी लेकिन बेहद दृढ़ आवाज में खुद से कहा, बहुत जल्द तुम मेरी होगी। इतना कहते ही उसने गुस्से में टैब को दूर फेंक दिया। टैब के जमीन से टकराने की आवाज कमरे में गूंज गई, लेकिन शिव के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो कुछ देर तक उसी जगह खड़ा रहा, जैसे अपने अंदर उठ रहे गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ सूर्यांश भी अपने कमरे में अपना गुस्सा काबू नहीं कर पा रहा था। उसने गुस्से में कमरे में रखी कई चीजें उठाकर इधर उधर फेंक दी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो बार बार बड़बड़ा रहा था, तुम हमेशा मुझसे नहीं जीत सकते, शिव। उसकी आवाज में हार की खींच और बदले की आग साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और वो पागलों की तरह हंसने लगा। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कोई नहीं, मैं इन सब का बदला तुम्हारी उस नाजुक काली से लूंगा। बहुत प्यार करते हो ना तुम उससे। उसकी आवाज में अब गुस्से की जगह एक खतरनाक इरादा उतर आया था।
वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे लेकिन बेहद कठोर लहजे में बोला, अब देखो, मैं उसे पहले अपना बनाऊंगा और फिर रोज तुम्हारी गलती की सजा वो भुगतेगी। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक ठंडी, संतुष्ट मुस्कान फैल गई, जैसे उसके दिमाग में बदले की पूरी तस्वीर पहले से तैयार हो। वहीं शिवी नहाकर और अच्छे से तैयार होकर नीचे आ गई। उसके बाल अभी भी हल्के से गीले थे और चेहरे पर सुबह की नींद का आखिरी असर भी अब गायब हो चुका था। जैसे ही वो हॉल में पहुंची, उसकी नजर सामने बैठे परिवार वालों पर गई। घर में सुबह की चहल पहल थी और सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। पार्थ भी उठ चुका था और अपनी दादी की गोद में बैठकर उनके साथ खेल रहा था। शिवी को देखते ही उसकी नजरें उसकी तरफ चली गईं। शिवी भी उसे देखकर मुस्कुराई और सीधे अपने दादा के पास जाकर उनकी गोद में बैठ गई। कुछ ही पलों में दोनों भाई बहन आपस में खेलने लगे। कभी पार्थ कोई खिलौना शिवी से छीनने की कोशिश करता तो कभी शिवी उसे छेड़कर हंसने लगती। उनकी छोटी छोटी आवाजों से हॉल का माहौल और भी हल्का और खुशनुमा हो गया था। वहीं पास में अभिषेक और अचिंत्य जी बैठे हुए अपने काम से जुड़ी जरूरी बातें कर रहे थे। दोनों की बातचीत गंभीर थी, लेकिन बच्चों की आवाजें बीच बीच में उनके कानों तक पहुंच रही थी और कभी कभी उनके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती थी। वहीं दूसरी तरफ किचन में शालिनी जी और अंजलि जी साथ थी। दोनों सुबह के खाने की तैयारी करते हुए आपस में बातें कर रही थी। भार्गव सदन में नौकर चाकर तो थे, लेकिन घर का खाना बनाने का काम वो लोग नहीं करते थे। इसकी वजह ये थी कि शालिनी जी और अंजलि जी दोनों को ही खाना बनाना बहुत पसंद था। उन्हें अपने हाथों से परिवार के लिए खाना बनाना अच्छा लगता था और इसी वजह से रसोई की जिम्मेदारी वो खुद संभालती थी। किचन में बर्तनों की हल्की आवाज, चूल्हे पर पकते खाने की खुशबू और दोनों के बीच चलती बातचीत से वहाँ एक अलग ही अपनापन महसूस हो रहा था। कभी शालिनी जी किसी बात पर हंस देती तो कभी अंजलि जी उन्हें कोई पुरानी बात याद दिलाकर छेड़ने लगती। घर के बाकी हिस्सों में जहां हर कोई अपने काम में व्यस्त था, वहीं किचन में दोनों के बीच की ये छोटी छोटी बातें सुबह को और भी आरामदायक बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रताप मेंशन में भी सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। घर का रोज का रूटीन शुरू हो चुका था। लड़कियां अपने पढ़ाई वाले कमरे में बैठकर टीचर से पढ़ रही थी और किताबों के पन्ने पलटने की आवाज के बीच टीचर उन्हें पढ़ाने में लगी हुई थी। दूसरी तरफ लड़कों की उस दिन छुट्टी थी, इसलिए वो घर में ही अपने तरीके से समय बिता रहे थे और एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। घर के बड़े लोग भी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वहीं शिव सुबह से ही अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था और अपने काम में लगा हुआ था। दूसरी तरफ सूर्य भी अपने कमरे में बैठा हुआ अपने काम में व्यस्त था। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन घर के अलग अलग कमरों में हर किसी के मन में अपने अपने विचार और उलझने चल रही थी। कुछ दिनों तक सब कुछ इसी तरह चलता रहा। बाहर से जिंदगी अपनी सामान्य रफ्तार में आगे बढ़ रही थी, लेकिन शिव के अंदर जैसे हर गुजरते दिन के साथ शिवी को लेकर उसका जुनून और बढ़ता जा रहा था। वो रोज रात शिवी के पास जाता और कुछ देर उसे देखे बिना रह नहीं पाता। उसके लिए अब ये सिर्फ पसंद या आकर्षण की बात नहीं रह गई थी, बल्कि धीरे धीरे उसकी सोच का हर हिस्सा शिवी के आसपास घूमने लगा था। जितना वो खुद को उससे दूर रखने की कोशिश करता, उतना ही बेचैन होता जाता। दिन गुजरते गए और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। एक सुबह रंजीत जी अपने गार्डन में बैठे हुए अपने गार्डनर से पौधों को लेकर कुछ बात कर रहे थे। वो आराम से कुर्सी पर बैठे थे और सामने फैले हरे भरे गार्डन को देखते हुए गार्डनर की बातें सुन रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर सामने आते शिव पर पड़ी।
शिव को अपनी तरफ आते देख गार्डनर के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसने बिना कुछ कहे तुरंत वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा और जल्दी जल्दी वहां से चला गया। रंजीत जी ने उसे जाते हुए देखा, फिर अपनी नजरें शिव पर टिकाईं। शिव के चेहरे की गंभीरता देखकर उन्हें उसी पल अंदाजा हो गया कि वो यहाँ किसी सामान्य बात के लिए नहीं आया था। रंजीत जी कुछ पूछ पाते उससे पहले ही शिव उनके सामने आकर रुक गया और बिना किसी भूमिका के सीधा बोल पड़ा, मुझे शिवी चाहिए। अब मैं उससे और दूर नहीं रह सकता। उसकी आवाज में ऐसी जिद थी कि रंजीत जी कुछ पल उसे बस देखते रह गए। उन्होंने जैसे खुद को संभाला और गंभीर आवाज में कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? अभी उम्र ही क्या है उस बच्ची की? और वैसे भी उसके घर वाले तुम्हारे साथ उसकी शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। रंजीत जी की बात सुनते ही शिव का चेहरा और सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया और अगले ही पल उसने ऊंची आवाज में कहा, मुझे नहीं पता। उसकी आवाज से गार्डन की खामोशी तक टूट गई। उसने गुस्से में आगे कहा, बस कल आप जाकर उनसे बात करेंगे। वो मना करें या हाँ, उसके बाद मैं देख लूंगा। उसकी बातों में किसी तरह की गुंजाइश नहीं थी। वो फैसला सुना रहा था, सलाह नहीं मांग रहा था। इतना कहने के बाद शिव एक पल भी वहां नहीं रुका। गुस्से से मुड़ा और तेज कदमों से वहां से चला गया। रंजीत जी उसे जाते हुए देखते रह गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ उतर आई थी। उन्हें पता था कि शिव को रोकना आसान नहीं था और अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो गुस्से में ऐसा कदम उठा सकता था जिसके बारे में परिवार में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शिव के वहां से जाने के बाद रंजीत जी काफी देर तक उसी कुर्सी पर चुपचाप बैठे रहे। उनके सामने गार्डन वैसा ही था, हवा भी पहले की तरह चल रही थी, लेकिन उनके मन में अब किसी चीज की शांति नहीं थी। वो जानते थे कि शिव की बात मानना सही है या गलत, ये सवाल अपनी जगह था, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा डर ये था कि अगर उन्होंने उसकी बात टाल दी तो शिव खुद कुछ कर सकता था। कुछ देर बाद रघुवेंद्र जी वहां आए। उन्होंने रंजीत जी को इस तरह परेशान और खामोश बैठे देखा तो तुरंत उनके पास आकर पूछा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? रंजीत जी ने पहले कुछ पल चुप रहकर उन्हें देखा, फिर आखिरकार शिव की कही सारी बातें उन्हें बता दी। पूरी बात सुनते ही रघुवेंद्र जी के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले बैठे रहे। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फैसला किया कि इससे पहले शिव खुद कोई बड़ा कदम उठाए, उन्हें एक बार शिवी के घरवालों से जाकर बात करनी ही होगी। उन्हें नहीं पता था कि सामने से क्या जवाब मिलेगा, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके थे कि बात किए बिना कोई रास्ता भी नहीं बचा था। वहीं शिव जब अंदर आया तो उसकी नजर सामने बैठे आराध्या और ध्रुव पर पड़ी। दोनों आपस में हंसते हुए बातें कर रहे थे। आराध्या बार बार मजाक में ध्रुव को हल्का सा मार रही थी और ध्रुव भी उसकी बातों पर हंस रहा था। दोनों अपने ही छोटे से मजाक में इतने खोए हुए थे कि उन्हें शिव के आने का पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही उनकी नजर शिव पर पड़ी, दोनों के चेहरे की हंसी तुरंत गायब हो गई और वो एक दूसरे से थोड़ा दूर हो गए। शिव ने ध्रुव की तरफ देखा, लेकिन उससे कुछ नहीं कहा। उसकी नजर सीधी आराध्या पर टिक गई और अगले ही पल उसकी कड़क आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हें हमने कि तुम अपने बड़े भाई पर हाथ उठाओ? आराध्या का चेहरा डर से उतर गया। वो घबराकर हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि शिव ने फिर गुस्से में कहा, कमरे में जाओ अपने। आराध्या ने तुरंत सिर झुका लिया और बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। ध्रुव अपनी बहन को इस तरह डांट खाता देख चुप नहीं रह पाया।
उसने हिम्मत करके शिव की तरफ देखा और बोला, भाई, उसकी गलती। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही शिव ने उसकी तरफ मुड़कर ठंडी आवाज में पूछा, तुमसे पूछा मैंने। ध्रुव तुरंत चुप हो गया और अपना सिरनामे हिला दिया। शिव ने दोनों को एक नजर देखा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके जाते ही कमरे में कुछ पल तक भारी खामोशी बनी रही। वहीं शाम का वक्त हो चुका था। रंजीत जी और रघुवेंद्र जी भार्गव सदन के लिए निकल चुके थे। इस वक्त घर में सिर्फ नरेंद्र जी ही मौजूद थे और वो उन्हीं दोनों का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद बाहर गाड़ियों के रुकने और गेट खुलने की आवाज सुनाई दी तो नरेंद्र जी समझ गए कि दोनों पहुंच चुके हैं। वैसे आज भार्गव सदन में सिर्फ नरेंद्र जी के होने की भी एक वजह थी। घर के बाकी सभी लोग आज बाहर गए हुए थे। शिवी की भी आज छुट्टी थी और अचिंत्य जी भी पिछले दिन ही अपनी ट्रिप से वापस आए थे, इसलिए सबने मिलकर आज बाहर जाने का प्लान बनाया था। लेकिन जैसे ही रंजीत जी का फोन आया और उन्होंने नरेंद्र जी से जरूरी बात करने के लिए मिलने की बात कही, नरेंद्र जी ने बाकी सभी से कह दिया था कि वो लोग चले जाएं, वो बाद में आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद रंजीत जी और रघुवेंद्र जी अंदर आए और नरेंद्र जी से मिले। शुरुआत में तीनों के बीच कुछ सामान्य बातें हुईं, लेकिन सभी जानते थे कि रंजीत जी और रघुवेंद्र जी इतनी दूर सिर्फ मिलने जुलने के लिए नहीं आए थे। कुछ देर बाद आखिरकार रंजीत जी ने बात शुरू की और शिव और शिवी के रिश्ते की बात उनके सामने रख दी। बात सुनते ही नरेंद्र जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बिना किसी झिझक के साफ शब्दों में कहा, नहीं। उनकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि सामने बैठे दोनों कुछ पल के लिए चुप रह गए। नरेंद्र जी ने आगे कहा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो रंजीत? तुम्हें पता है ना, शिवी अभी बहुत छोटी है। और वैसे भी अभी क्या, शालिनी और अचिंत्य कभी भी शिव और शिवी के रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है शिव कैसा है। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि इतनी छोटी उम्र में शिवी के रिश्ते की बात की जा रही थी। रंजीत जी और रघुवेंद्र जी ने शायद अपनी तरफ से कुछ समझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र जी ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और गंभीर आवाज में बोले, मुझे लगता है कि हमारे बीच जितनी बातें होनी थी हो गई है। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मुझे भी चलना चाहिए। इतना कहकर नरेंद्र जी अपनी जगह से उठ गए। उनके चेहरे पर साफ था कि वो इस रिश्ते के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं थे और इस विषय पर आगे कोई बातचीत करना भी नहीं चाहते थे। इतना कहकर नरेंद्र जी ने सामने बैठे रंजीत जी और रघुवेंद्र जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। उनके चेहरे पर नाराजगी के साथ साथ एक साफ मजबूरी भी दिखाई दे रही थी, जैसे वो इस बातचीत को किसी भी तरह आगे नहीं बढ़ाना चाहते हों। रंजीत जी और रघुवेंद्र जी ने कुछ पल उन्हें देखा, लेकिन आखिरकार दोनों बिना कुछ और कहे वहां से उठकर चले गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी पूरी बातचीत किसी और ने भी सुन ली थी। उसी वक्त शिव अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके कानों में ब्लूटूथ लगी हुई थी और वो अपने टैब पर बैठकर सारी बातचीत सुन और देख रहा था। नरेंद्र जी की साफ मनाही सुनते ही शिव के चेहरे पर धीरे धीरे एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। वो कुर्सी पर पीछे टिकते हुए हल्के से हंसा और बुदबुदाया, शिवी, शिवी, शिवी। उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद थी। फिर उसने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, देखो ना लिटिल बटरफ्लाई, मैंने तो तुम्हारे परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग समझ ही नहीं रहे हैं। कुछ पल के लिए उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, अब तो बस एक ही रास्ता है तुम्हें अपना बनाने का,
और वो ये है कि इन लोगों को मैं अपने रास्ते से ही हटा दूंगा। जो मेरे और तुम्हारे बीच दीवार बनने की कोशिश करेगा वो इस दुनिया में ही नहीं रहेगा। इतना कहते ही वो फिर हंसने लगा। उसकी हंसी कमरे की खामोशी में कुछ पल तक गूंजती रही। फिर उसने अपना फोन उठाया, किसी को कॉल लगाया और कॉल उठते ही सिर्फ इतना कहा, काम हो जाना चाहिए। सामने से जवाब आने से पहले ही उसने कॉल काट दी। उसके चेहरे पर अब भी वही खतरनाक मुस्कान थी। वो अपनी जगह से उठा, कमरे से बाहर निकला और सीधे अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र जी भी अपने घर से गाड़ी लेकर निकल चुके थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अभी कुछ देर पहले हुई बातचीत के बाद उनकी जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर जाने वाली है जिसका किसी ने सोचा तक नहीं था। सड़क उस वक्त काफी खाली थी और नरेंद्र जी की गाड़ी सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। उनके बॉडीगार्ड्स दूसरी गाड़ी में उनके पीछे कुछ दूरी पर चल रहे थे। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और देखते ही देखते उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार बुरी तरह पलट गई। ट्रक कुछ ही पलों में वहां से निकल गया और खाली सड़क पर पीछे सिर्फ दुर्घटना का मंजर रह गया। नरेंद्र जी की कार 2-3 बार पलटने के बाद जाकर रुकी। कार का शीशा टूटकर चारों तरफ बिखर गया था और अंदर का पूरा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। नरेंद्र जी गंभीर हालत में कार के अंदर फंसे हुए थे। उनके साथ मौजूद ड्राइवर को इतनी जोरदार चोट लगी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पीछे आ रही बॉडीगार्ड्स की गाड़ी जब तक वहां पहुंची तब तक सब कुछ बदल चुका था। उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकी और नरेंद्र जी को बचाने की कोशिश में आगे बढ़े। वहीं दूसरी तरफ मॉल में अचानक एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। शिवी कहीं खो गई थी। परिवार के सभी लोग उसे इधर उधर ढूंढ रहे थे। कोई मॉल के एक हिस्से में देख रहा था तो कोई दूसरे हिस्से में उसका नाम पुकार रहा था। अचिंत्य जी का चेहरा चिंता से सफेद पड़ चुका था और वो बार बार आसपास नजर दौड़ा रहे थे। शालिनी जी तो घबराहट में लगभग रो ही रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी अचानक कहाँ चली गई। इसी बीच अभिषेक के फोन पर नरेंद्र जी के बॉडीगार्ड्स की कॉल आई। उसने जैसे ही कॉल उठाई, दूसरी तरफ से जो खबर मिली उसे सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल खामोश खड़ा रहा, जैसे उसके कानों ने जो सुना हो उस पर यकीन ही न हो रहा हो। फिर अचानक उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर जा गिरा। सीमा जी ने घबराकर तुरंत पूछा, क्या हुआ? अभिषेक की आंखों से आंसू निकल आए और कांपती आवाज में उसने नरेंद्र जी के साथ हुए हादसे की सारी बात उन्हें बता दी। खबर सुनते ही वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर सदमा साफ दिखाई देने लगा। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने परिवार वालों को समझाते हुए कहा कि वो लोग घर जाएं और अगर शिवी मिलती है तो पुलिस तुरंत उन्हें फोन करेगी। अचिंत्य जी और शालिनी जी वहां से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। दोनों बार बार यही कह रहे थे कि जब तक उनकी बेटी नहीं मिल जाती वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें काफी समझाया और भरोसा दिलाया कि शिवी के मिलते ही उन्हें तुरंत खबर दी जाएगी। मजबूरी में आखिरकार उन्हें वहां से जाना पड़ा, लेकिन दोनों के चेहरों पर चिंता और डर साफ था। एक तरफ शिवी का कोई पता नहीं था और दूसरी तरफ नरेंद्र जी के साथ हुए हादसे की खबर ने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया था। वहीं भार्गव परिवार की गाड़ियां जैसे ही वहां से निकली, उनके पीछे 3 बड़े ट्रक भी कुछ दूरी बनाकर चलने लगे। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असल में पूरा रास्ता पहले से ही किसी और ने तय कर रखा था। उसी दौरान वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने मौका देखकर किसी को फोन किया।
उसने आसपास एक नजर दौड़ाई और धीमी आवाज में कहा, सर, आपका काम हो गया। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने फोन काट दिया। फोन के दूसरी तरफ शिव था। इस वक्त वो अपनी गाड़ी में बैठा था और उसके पास ही शिवी थी। शिव ने एक हाथ से उसका मुंह ढक रखा था ताकि उसकी आवाज बाहर न जा सके। शिवी लगातार उसके हाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो घबराकर बार बार पीछे देखने की कोशिश कर रही थी, जैसे किसी तरह अपने मम्मी पापा को ढूंढ लेना चाहती हो। कुछ देर बाद शिव ने खुद ही उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया। शिवी ने तुरंत जोर जोर से सांस ली और रोते हुए कुछ बोलने की कोशिश की। शिव ने उसकी तरफ देखते हुए बेहद शांत आवाज में कहा, लिटिल बटरफ्लाई, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। उसकी आवाज में अजीब सी शांति थी, जबकि शिवी की हालत बिल्कुल उलट थी। वो बस रोते हुए अपने मम्मी पापा को पुकारना चाहती थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे यहाँ क्यों लाया गया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दूर एक सुनसान सड़क पर 4 कारें बुरी तरह पलटी हुई पड़ी थी। सड़क के आसपास कोई खास आवाजाही नहीं थी और हादसे के बावजूद कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। उन्हीं कारों में भार्गव परिवार के लोग मौजूद थे। हालत इतनी खराब थी कि हर तरफ टूटे हुए शीशे और क्षतिग्रस्त गाड़ियों का मंजर दिखाई दे रहा था। अचिंत्य जी बेहोश पड़े थे और उन्हें होश तक नहीं था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। शालिनी जी खुद बुरी तरह घायल और परेशान थी, लेकिन उनके मन में इस वक्त सिर्फ एक ही बात थी, उन्हें अपनी शिवी को ढूंढना था। वो बार बार इधर उधर देख रही थी और उनकी आंखें सिर्फ अपनी बेटी को खोज रही थी। उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि बाकी लोग मदद के लिए क्यों नहीं आ रहे। यहाँ तक कि उनके अपने बॉडीगार्ड्स भी उनसे दूरी बनाए खड़े थे, क्योंकि उन सभी को पहले ही शिव ने अपने पक्ष में कर लिया था। तभी अचानक दूर से कई गाड़ियों के आने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पलों में गाड़ियों का काफिला वहां आकर रुक गया। एक गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से शिव बाहर निकला। उसके साथ शिवी भी थी। शिवी की आंखें लगातार आंसुओं से भरी हुई थी और वो घबराकर आसपास देख रही थी। उसे सामने पलटी हुई गाड़ियों का मंजर दिखाई दिया तो उसके कदम वहीं रुक गए। शिव ने उसका हाथ छोड़ते हुए बेहद ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे पास कुछ ही वक्त है, आखिरी बार मिल लो अपने मरे हुए परिवार से। उसकी बात सुनते ही शिवी कुछ पल के लिए जैसे जम गई। उसे समझ ही नहीं आया कि शिव क्या कह रहा है। उसकी नजरें धीरे धीरे सामने खड़ी पलटी हुई गाड़ियों की तरफ गईं और फिर वो घबराकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक उसे पीछे से शालिनी जी की आवाज सुनाई दी, शिवी। वो आवाज सुनते ही शिवी की आंखें फैल गईं। उसकी सांस जैसे एक पल के लिए रुक गई और वो तुरंत आवाज की तरफ मुड़ी। शालिनी जी ने भी शिव को देख लिया था। उनकी आंखों में डर के साथ साथ एक पुरानी आशंका भी साफ दिखाई दी। शिवी को लेकर शिव की नजर उन्हें बहुत पहले से ही कुछ अलग लगती थी। उन्होंने कई बार देखा था कि शिव अपनी नजरें शिवी पर जरूरत से ज्यादा टिकाकर रखता था, लेकिन उन्होंने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया था। उन्हें लगता था कि शायद शिवी की मासूमियत और उसकी क्यूट सी शक्ल की वजह से ही हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस आकर्षण के पीछे शिव के मन में इतनी खतरनाक सोच पल रही होगी। लेकिन इस वक्त शिव को अपनी आंखों के सामने देखकर उनके मन में पहली बार उस पुरानी आशंका ने पूरी तरह से आकार ले लिया था। लेकिन अब शालिनी जी को सब कुछ समझ आने लगा था। जिस डर को वो इतने दिनों से सिर्फ एक शक समझकर नजरअंदाज करती आई थी,
आज वही डर उनके सामने सच बनकर खड़ा था। उनकी नजर शिव पर थी और चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि अब उन्हें उसकी नीयत पर कोई शक नहीं रह गया था। तभी शिवी की नजर अपने मम्मी पापा पर पड़ी और वो उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। मम्मा, पापा कहते हुए वो उनकी तरफ बढ़ना चाहती थी, लेकिन शालिनी जी ने उसे किसी तरह शांत करने की कोशिश की। उनकी हालत खुद इतनी खराब थी कि आवाज तक ठीक से नहीं निकल रही थी। वो अटक कर कुछ कहने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनके शब्द साफ नहीं हो पा रहे थे। अपनी माँ को इस हालत में देखकर शिवी और तेज रोने लगी और कांपती आवाज में बोली, मम्मा प्लीज बाहर निकलो ना। उसकी आवाज में इतनी बेपसी थी कि सुनने वाले का दिल भी कांप जाए। लेकिन शालिनी जी की आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और अगले ही पल वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। शिवी उन्हें गिरते हुए देखती रह गई। उसे लगा जैसे उसकी मम्मा भी अब उसके पास नहीं रहीं। उसकी चीख निकल गई और वो रोते हुए उनकी तरफ जाने लगी, लेकिन तभी शिव वहां पहुंच गया। उसने शिवी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। शिवी पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, रोती रही, बार बार पीछे मुड़कर अपनी माँ और परिवार की तरफ देखती रही, लेकिन शिव ने उसकी एक नहीं सुनी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि शिवी चाहकर भी खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रही थी। शिव उसे जबरदस्ती गाड़ी तक लेकर गया और अंदर बैठा दिया। खुद भी उसके साथ बैठ गया। शिवी अभी भी लगातार रो रही थी और उसकी नजरें बार बार बाहर अपने परिवार को खोज रही थी। गाड़ी चलने ही वाली थी कि अचानक शिवी ने मौका देखकर दूसरी तरफ का गेट खोल दिया और पूरी ताकत से बाहर भाग गई। उस वक्त शिव के बाकी गार्ड्स अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ चुके थे, इसलिए किसी को भी उसे तुरंत रोकने का मौका नहीं मिला। शिव ने जैसे ही उसे भागते देखा, उसके चेहरे के सारे भाव बदल गए। उसका गुस्सा एकदम से बेकाबू हो गया। उसने गुस्से में अपनी गन निकाली और ड्राइवर की तरफ घुमाकर 2 गोलियां चला दी। अगले ही पल वो खुद गाड़ी से बाहर निकल आया और पूरी ताकत से चिल्लाया, आई वॉन्ट माई गर्ल नाउ। उसकी आवाज सुनसान सड़क पर गूंज उठी। उसने वहां मौजूद सभी गार्ड्स की तरफ एक बेहद खतरनाक नजर डाली। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि किसी की भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कोई सवाल किए तुरंत अपने अपने काम में लग गए। किसी को पता था कि इस वक्त शिव के सामने गलती करने का मतलब क्या हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्रताप मेंशन में हालात पूरी तरह बदल चुके थे। कुछ ही देर में ये खबर हर जगह फैल गई थी कि भार्गव परिवार की गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट हुआ है और परिवार के किसी भी सदस्य के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है। खबर सुनते ही रंजीत जी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। जिस परिवार के बारे में कुछ देर पहले तक वो सोच रहे थे, उसी परिवार के खत्म होने की खबर उनके सामने थी। सदमे को उनका शरीर सह नहीं पाया और अचानक उन्हें तेज हार्ट अटैक आ गया। घर में अफरातफरी मच गई और परिवार वाले तुरंत उन्हें लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ सूर्य ने भी न्यूज़ देख ली थी। स्क्रीन पर बार बार एक्सीडेंट की खबर दिखाई जा रही थी और साथ ही ये भी बताया जा रहा था कि भार्गव परिवार की बेटी अभी तक गायब है। ये सुनते ही सूर्य की आंखें सिकुड़ गईं। उसके दिमाग में जैसे सारी कड़ियां एक साथ जुड़ गई। उसे यकीन हो गया कि ये महज कोई हादसा नहीं था। उसके लिए ये साफ था कि शिव ने शिवी को पाने के लिए ये सब किया था और इस वक्त शिवी उसी के कब्जे में होगी। सूर्य के चेहरे पर चिंता के साथ साथ गुस्सा भी उतर आया। अब उसे सिर्फ एक बात की फिक्र थी, शिवी कहाँ थी और शिव ने उसके साथ आखिर क्या किया था।
इसी गुस्से में सूर्य ने अपना फोन उठाकर सामने पटकने के लिए हाथ पीछे किया ही था कि तभी फोन की घंटी बज उठी। अचानक आई कॉल देखकर उसने अपना हाथ रोक लिया। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसने बिना देर किए कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से एक आदमी ने जल्दी जल्दी कुछ कहा, जिसे सुनते ही सूर्य के चेहरे पर गुस्सा और गहरा हो गया। उसने दांत भींचते हुए जवाब दिया, इससे पहले कि वो शिव को मिले। वो मुझे चाहिए, ढूंढो उसे, मैं आ रहा हूँ। उसकी आवाज में जल्दबाजी और गुस्सा दोनों साफ सुनाई दे रहे थे। इतना कहकर उसने कॉल काट दी और बिना एक पल गवाए अपनी जगह से उठ गया। उसने जरूरी चीजें उठाईं और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदमों की रफ्तार बता रही थी कि अब वो सिर्फ खबर का इंतजार नहीं करने वाला था, बल्कि खुद शिवी को ढूंढने निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ शिव को पूरा यकीन था कि शिवी आसपास ही कहीं छिपी हुई है। वो जानता था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर नहीं भाग सकती। सुनसान सड़क और आसपास का इलाका काफी बड़ा था, इसलिए वो धीरे धीरे हर जगह नजर दौड़ाते हुए उसे खोज रहा था। उसकी आवाज बीच बीच में पूरे इलाके में गूंज रही थी, देखो डॉल, मेरे सामने आ जाओ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो पनिशमेंट मिलेगी। उसकी आवाज सुनते ही शिवी ने डर के मारे अपना मुंह दोनों हाथों से दबा लिया। वो एक जगह छिपकर बिल्कुल स्थिर बैठी थी। उसके शरीर से पसीना निकल रहा था और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं उसकी धड़कनों की आवाज ही शिव तक न पहुंच जाए। वो अपनी सांस तक रोकने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक कुछ दूरी पर उसे एक कार दिखाई दी। शिवी की नजर उस कार पर टिक गई। उसे समझ आ गया कि शायद यही उसका मौका है। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, जहां से शिव की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी, और फिर बहुत सावधानी से कार की तरफ बढ़ने लगी। वो छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ती रही। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था, लेकिन शिव से दूर जाने की उम्मीद उसे आगे खींच रही थी। आखिरकार वो कार के पास पहुंची तो उसकी नजर डिग्गी पर पड़ी। किस्मत से डिग्गी पूरी तरह बंद नहीं थी। शिवी ने कांपते हाथों से उसे थोड़ा सा ऊपर उठाया और किसी तरह खुद को अंदर छिपा लिया। फिर उसने डिग्गी को धीरे से बंद कर लिया। अंदर अंधेरा था और जगह भी बहुत कम थी, लेकिन उस वक्त उसके लिए वही अंधेरा सबसे सुरक्षित जगह था। कुछ देर बाद उसे बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कार का मालिक, जिसकी उम्र करीब 25-26 साल के आसपास रही होगी, वहां आया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी कार की डिग्गी में कोई छिपा हुआ है। उसने कार स्टार्ट की और कुछ ही पलों में गाड़ी वहां से निकल गई। डिग्गी के अंदर शिवी अभी भी चुपचाप पड़ी हुई थी। लगातार रोने, डर और थकान ने आखिरकार उसे इतना कमजोर कर दिया कि उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी और कुछ ही देर में वो रोते रोते वहीं सो गई। उसने सफेद रंग की फ्रॉक पहन रखी थी, जो अब मिट्टी और धूल की वजह से लगभग पूरी तरह गंदी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर सूखे आंसुओं के निशान थे और मासूम चेहरा उस पूरे सफर की थकान और डर को साफ बयां कर रहा था। सो हेलो माय लिसनर्स, मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं माय साइको हॉबी। सो आई नो गाइस कि ये एपिसोड आने में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, और मैंने आपको पिछली बार बोला था कि जब भी मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं मतलब कि 2-3 दिन में एपिसोड लाया करूँगी। बट स्टिल गाइस, मैं आपको बता दूँ, मैं आपको एक छोटी सी मतलब की कहानी बताती हूँ। मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया था ना, क्योंकि मेरे कुछ सॉन्ग्स हैं, लाइक 2-3 सॉन्ग्स हैं, एंड मेरे को के पॉप का बहुत शौक है। तो
ऑब्वियसली मैं के पॉप में नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यार फैमिली नहीं एक्सेप्ट करती है। हालांकि चाह तो मैं कहीं भी नहीं सकती हूँ, बट स्टिल मैंने एक टाइम पे ना अपना एक बैंड बनाने का सोचा था, एंड उसके लिए मैंने पहले से ही 2-3 सॉन्ग्स रेडी कर रखे थे। हालांकि मेरा ऐसा कोई सॉन्ग वगैरह का चैनल है नहीं, क्योंकि मैं अभी स्टिल ऑलरेडी 2 चैनल चला रही हूँ और मेरे पास इतनी इम्यूनिटी नहीं है कि मैं जाके तीसरा चैनल भी ओपन करूँ। ऐसा है कि ऑलरेडी मतलब मुझे ना बैंड्स में ग्रुप की ज़रूरत थी, एंड आपको पता ही होगा कि फंडिंग्स के बिना तो बैंड चलता ही नहीं है। तो उसके लिए भी मेरे को फंडिंग्स की भी काफ़ी ज़रूरत थी, तो इसलिए बेसिकली मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। बट फंडिंग्स के लिए स्टार्ट करने वाला चैनल ही मेरे को फंडिंग नहीं दे पाया था। दैट्स वाई कि मेरी मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी एंड मैंने इस चैनल को छोड़ दिया था। बट मैंने कुछ टाइम पहले ही एक चैनल स्टार्ट किया था एंड वहाँ मेरा काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा था। मैं आपको बता दूँ, अभी तक मैंने अपनी कोई बैंड स्टार्ट तो नहीं की है, बट हो सकता है मैं फ्यूचर में क्या पता कोई बैंड स्टार्ट करूँ। मेरे को उसके लिए फंडिंग्स की ज़रूरत थी। अब आप बताओ कि अभी मेरा कॉलेज भी चल रहा है। मैं आपको बता दूँ कि मेरा कॉलेज ऑनलाइन होता है, मैं ऑफलाइन कहीं कॉलेज नहीं करती हूँ, तो मेरे को वो भी मेंटेन करना पड़ता है। एंड देन मेरा एक चैनल ऑलरेडी आपको पता होगा, डार्क ऑब्सेशन डायरीज में मेरी नॉवल का डेली एपिसोड अपलोड होता है। वहाँ पे मैं वहाँ पे ज़्यादा छुट्टी नहीं करती हूँ, 1 या 2 दिन का गैप ही होता है। स्टिल वहाँ का भी मैं एपिसोड अपलोड करती हूँ, जबकि मैंने आपको बता रखा है कि मेरा फ़ोन ऑलरेडी ख़राब हो रखा है। अब मैं कैसे करके आपको डेली एपिसोड यहाँ पे भी अपलोड करूँ, वहाँ पे भी अपलोड करूँ, अपना कॉलेज भी मेंटेन करूँ, मेरे से नहीं होता है। प्लीज़ आप मेरे सिचुएशन को समझा करो। एंड गाइस, स्टिल मैं बताऊँ तो मैं ये चैनल किसी को देना चाहती हूँ, लाइक जो खुद एक राइटर हो। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पहले भी जब मैं इस चैनल को सेल करने की कोशिश की तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे, लेकिन उनका ये था ना कि वो लोग राइटर नहीं थे। और मैं अपना चैनल किसी ऐसे राइटर को देना चाहती हूँ जो इसको एज अ राइटिंग कंटिन्यू कर सके, क्योंकि आई नो कि मेरी ऑडियंस जो है वो नॉवेल्स को सुनना पसंद करती है, एक्सप्रेशन, इमोशन सब फील करना पसंद करती है, उनको स्टोरी टेलिंग पसंद है। तो मैं कैसे किसी को ऐसा चैनल अपना उठा के दे दूँ कि जिसको वो कुछ भी डाले, आप लोग कुछ भी तो नहीं देख सकते हो ना। आपने ये चैनल स्टार्ट ही देखना इसलिए किया था क्योंकि आपको मेरी स्टोरीज पसंद आई थी। स्टिल अभी भी मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं 2 चैनल्स को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जा रहा है। एंड आपके कमेंट्स देख के ना मुझे गिल्ट फील होता है यार कि मैंने क्यों स्टार्ट किया दोबारा से इसे। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं ये चैनल किसी ऐसे राइटर को दूँ। अगर आप हो राइटर, आपने काफ़ी सारी स्टोरी लिखी हुई है, आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो, आपके पास कोई चैनल नहीं है या फिर आप न्यू चैनल से स्टार्ट नहीं करना चाहते हो, तो प्लीज़ यार मेरे से कांटेक्ट करो, क्योंकि मैं अभी सीरियस मतलब कि रिसेंटली 2 चैनल रन कर रही हूँ और मैं इस चैनल को अच्छे से रन नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये चैनल मेरा कोई संभाले, कोई देखे जिसके पास खुद की स्टोरीज वगैरह हो, क्योंकि मैं एक साथ 2 चैनल के लिए स्टोरीज भी नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने कॉलेज को भी देखना पड़ता है, कॉलेज के काम्स को भी देखना पड़ता है। एंड यू नो ना कि कॉलेज का हेडेक अलग से ही होता है। प्लीज़ अगर आपके जानने में कोई ऐसा है जो चाहता है एक चैनल, आपको पता है कि अभी मेरी रिसेंट में 2K की ऑडियंस है, मुझे नहीं पता कि कितने एक्टिव है कितने नहीं है, बट स्टिल है। और मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस जो है वो नॉवेल सुनना पसंद करती है। एंड अगर आप नॉवेल लिखना पसंद करते हो या फिर आपके कोई दोस्त है जो नॉवेल लिखना पसंद करते हैं, कोई भी ऐसा हो जो आपके जानने में हो और वो चाहते हैं कोई ऐसा चैनल खरीदना, तो प्लीज़ उनसे बोलो या फिर संभालना। मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगी कि खरीदना। अगर आप चैनल संभालने के लिए भी तैयार हो, आपके पास स्टोरीज़ हैं, आप उनको मतलब कि वॉइस ओवर करके अपलोड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको इन डिटेल मेरे से बात करनी हो तो आप मुझे बता सकते हो कि आप किस चीज़ के थ्रू मेरे से बात करना चाहते हैं, तो मैं वहाँ पे भी आपसे बात कर लूँगी। बट स्टिल मैं आपसे यही बताऊँगी कि मैं 2 चैनल साथ में रन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और मैं ये चैनल फ़िलहाल सेल करने का सोच रही हूँ। या फिर सेल करने का सोच रही हूँ या फिर किसी ऐसे राइटर को देने का सोच रही हूँ जो इस चैनल को अच्छे से संभाल सके, यानी कि इस पर रेगुलर स्टोरीज अपलोड कर सके। बाकी अगर आप लेना चाहते हैं या फिर आप किसी को जानते हैं तो प्लीज़ आप मेरे को बताइए या फिर उनसे बोलिए कि मेरे से कांटेक्ट करें। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।